हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं हेलो क्रिएटिव इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेडागोजी के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पेडागोजी स्टार्ट कर दी थी। पेडागोजी में मैंने बोला था कि आपको यूपी टेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका पेडागोजी है, जो कि सीटेट के अकॉर्डिंग तो है ही, सीटेट में 70 से 75 नंबर की तैयारी आपको ये करवाता है। केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, एसटेट, किसी की भी आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको हर बार क्वेश्चंस देखने को यहाँ से मिलते हैं। ओके, तो पूरा का पूरा हम पेडागोजी आपको पढ़ाते हैं। और यदि आप किसी भी टीचिंग लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़्यादातर आपको सीटेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, केबीएस और एनबीएस में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ पे 70 से 75 नंबर देखने को हर बार एग्ज़ाम में मिलते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बतला दूँ, सीडीपी में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, और यहाँ से आपको 70 से 75 नंबर आपको हर बार प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आप पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे टॉपिक पे बात करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं हेलो क्रिएटिव इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। ये 22 का 22 टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़कर बतलाया था, जिसमें पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया था पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये 22 का 22 टॉपिक मैं आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगा, जिसमें मैंने आपको पहले टॉपिक स्टार्ट कर दिया था पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में उसे बांटा गया है, कितने प्रकार की लोचशीलता होती है, लचीलापन होता है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया था मैंने। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि शुरू के जो 3 टॉपिक हैं, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये तीनों टॉपिक ख़त्म करने के बाद ही क्वेश्चन सीरीज बनते हैं। यदि मैं आपको पहले से ही क्वेश्चन सीरीज दे दूंगा तो आप उन क्वेश्चंस में उलझ जाओगे। तो इसीलिए मैं इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो है आपका पाठ्यक्रम के प्रकार। ओके, तो लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक पाठ्यक्रम के प्रकार, जो कि पिछले वीडियो में मैंने पाठ्यक्रम के 2 पक्ष के बारे में बात किया था। पहला पक्ष व्यक्तिगत शैक्षिक पक्ष और दूसरा व्यक्तिगत सह शैक्षिक पक्ष, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो हिडन करिकुलम। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम शाब्दिक अर्थ में बात की जाए तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक को अपने अंदर सभी आदर्श गुणों का विकास करना होता है, ताकि सभी बच्चों में भी वो आदर्श गुण। अब यदि सरल भाषा में बात की जाए तो ये वाला जो पाठ्यक्रम होता है प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, ये आपको कहीं भी किसी प्रकार से लिखित नहीं होता है। व्यक्ति को, यानी कि जो आपका टीचर है, उनको आपके सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होना होता है, यानी कि अच्छे से व्यवहार करना, आपके सामने अच्छे से प्रस्तुत करना, यानी कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग करना, उस प्रकार के आदर्श गुणों को अपने अंदर विकास करना होता है। और बच्चे जो होते हैं टीचर की कॉपी करते हैं और बच्चों में भी वो धीरे धीरे आदर्श गुण आ जाता है।
इसलिए कहा जाता है ये प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कहीं पे भी लिखा नहीं होता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर सामाजिकरण का विकास हो जाए, समाज के साथ तालमेल बैठा करके और अपना भी विकास आगे बढ़ाते रहें। ये ऐसा नहीं होता है कि अपना काम हो गया और चलते बने। तो इसलिए कहा जाता है इसके अंदर बच्चे को अपना विकास के साथ साथ समाज के विकास के बारे में भी सोचने की शक्ति को बढ़ाया जाता है, जिसके लिए आपने कई बार देखा होगा कि स्कूलों में, विद्यालयों में कई बार कुछ कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो वो किस लिए किया जाता है? ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समाज के साथ कोरिलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वार्तालाप करें, उनके साथ घुले मिले समाज के तौर तरीके को सीखें और बच्चों का समाजीकरण का विकास हो। इसका मेन उद्देश्य यही होता है। जैसा कि आपको भी पता है कि अध्यापक का कोई भी आचार संहिता कहीं पे भी लिखित नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ आचार संहिता लिखित होती है। जैसे कि अध्यापक को सरल स्वभाव का होना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना होना चाहिए, किसी भी दूषित चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ होती क्या है? यदि आप किसी नियम का पालन नहीं करते हो तो दंड तो नहीं मिलता है, बस समाज के द्वारा धुतकार दिया जाता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर होके धूम्रपान का सेवा करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि देखो देखो टीचर होकर के कैसा कैसा धूम्रपान का सेवा करता है। देखो ये कहीं पे लिखा नहीं होता है कि टीचर ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वो टीचर का एक सम्मानजनक पोस्ट होती है, एक अच्छी जॉब होती है और उसको हमें एक आचार संहिता को अच्छे से निभाना चाहिए। और दूसरा है आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस पाठ्यक्रम में पहले से ही कुछ विषय निश्चित कर दिए जाते हैं और वह सभी बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में कुछ पाठ्यक्रम ऐसा होता है जिसमें आपको विषय पे केंद्रित होता है, जिसमें आपको केवल याद करने पे जोर दिलवाया जाता है, और जबकि सीखने पे जोर नहीं दिया जाता है। बस आपको ज़बरदस्ती याद करने पर फोकस करवाते रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विषय केंद्रित। कई बार इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, टीचर सेंटर्ड। क्यों? क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ टीचर को केंद्र में रखकर ही अधिगम कराया जाता है। और इसमें क्या होता है, सारी चीज़ों को आप पे बर्डन डाला जाता है, बच्चे का बर्डन बढ़ाया जाता है। और जो कि ये हमारे भारत का पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें बच्चे को ज़बरदस्ती याद करने के ऊपर जोर दिया जाता है, और इसीलिए भारत का 40% बच्चा विद्यालय छोड़कर चला जाता है। और ये इसीलिए यह पाठ्यक्रम लचीला नहीं होता है। अब यह लचीला क्या होता है भाई? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बतलाया था कि ये पाठ्यक्रम लोचशीलता, लचीलापन जो होता है, कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो प्रत्येक बच्चों की क्षमता, रुचि, स्तर के अनुसार होना चाहिए। जिस प्रकार बच्चा सीख सकता है उसी प्रकार से सिखाना चाहिए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए उसी अकॉर्डिंग सिखाना चाहिए। जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है वही सिखाना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है बच्चों को वही देना चाहिए। यही आपका पाठ्यक्रम का लचीलापन कहलाता है, जो कि विषय केंद्रित एक पाठ्यक्रम लचीलापन नहीं होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे आप चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको बच्चों को पढ़ाना है या किसी चीज़ को समझाना है तो ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि बोल रखा है, यह पाठ्यक्रम प्रत्येक बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता आदि के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि बच्चे की जितनी क्षमता है, जितनी उसकी रुचि है, जितनी उसकी आवश्यकता है, उसी के अनुसार बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा उस पर बर्डन नहीं डालना चाहिए, और यह पाठ्यक्रम लचीला होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? आपका लोचशीलता कहलाता है, पाठ्यक्रम का लचीलापन कहलाता है। आई होप कि आप लचीलापन का मतलब समझ गए होइएगा। और इसे हम पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे के अनुकूल ही हम लोग उनको सिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनिवार्य पाठ्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में कोर करिकुलम भी कहा जाता है।
इस पाठ्यक्रम में क्या होता है कि इस पाठ्यक्रम में अधिकतम विषय अनिवार्य होते हैं, कुछ एक विषय की छूट होती है। इस विषय का उद्देश्य दैनिक जीवन को चलाने में कुशलता उत्पन्न करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में 1 से लेकर के 10वीं क्लास तक का जो पाठ्यक्रम होता है अनिवार्य होता है। छूट के रूप में सिर्फ एक संस्कृत का विषय मिलता है जो कि बच्चे छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप संस्कृत चुन सकते हैं या उसी से रिलेटेड पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, ये सब आप चुनते हैं। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। जैसे कि सोशल स्टडीज हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, वो क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं। तो भारत की 1 से लेकर के 10वीं कक्षा तक की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, अनिवार्य होती है, कोर करिकुलम होती है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इस विषय का जो उद्देश्य होता है दैनिक जीवन को चलाने में कुशलता उत्पन्न करता है। मतलब कि जैसे कि मैथ्स हो गया, वो आपको दैनिक जीवन में मदद कर सके, दैनिक जीवन में यूज कर सके। जैसे कि हिंदी हो गई, दैनिक जीवन में मदद करती है, जैसे कि दूसरे की बातों को समझ सकते हैं अपनी भाषा में, या फिर किसी की बातों को नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सके, या फिर कोई दुकान खोल रखी है तो उसमें आप गणित के हेल्प से अपनी दुकान को चला सकें। इसलिए ये जो पाठ्यक्रम होते हैं वो अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं बच्चे को, क्लास 1 से लेकर के 10वीं तक। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 5वां है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें क्या होता है, तो इस पाठ्यक्रम में बच्चों को अपने हाथों से समस्त कार्य करने होते हैं। मतलब कि क्योंकि अपने हाथों से करोगे तभी तो पता चलेगा कि आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या है और आपके अंदर बुराइयाँ क्या है। आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस और आपको पूरा का पूरा अनुभव मिल पाएगा। जैसे कि भारत में गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन थी वो मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, और वो पूरा शिक्षा इसी केंद्रित पर पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। या फिर ये अमेरिका का एक जॉन रूबी थे, उन्होंने एक लेबोरेटरी का पाठ्यक्रम का आयोजित किया। उसमें भी जो भी पाठ्यक्रम होते हैं वो खुद करके सीखने के ऊपर केंद्रित होते हैं। इसी प्रकार के अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को कहा जाता है। और लास्ट है आपका शास्त्रीय पाठ्यक्रम, जिसे आप इंग्लिश में सोशलाइज्ड करिकुलम भी कहते हैं। यह सिद्धांत भारत और यूनान में पाया जाता है। इसमें पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे कि ज्योतिष शास्त्र हो गए, शास्त्र संगीत हो गए, शास्त्रीय गायन हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए आदि पाए जाते हैं। यूनान का मतलब हो गया ग्रीक, जो कि दोनों के दोनों देश जो है अपने परंपराओं को, अपने विचारों को बहुत मानते हैं। इसलिए ये जो आपका शास्त्रीय पाठ्यक्रम है ये जो भारत और यूनान में पाया जाता है। और इसमें जो पढ़ाए जाने वाले विषय होते हैं जैसे कि ज्योतिष शास्त्र हो गए, शास्त्र संगीत हो गया, शास्त्रीय गायन हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, इस प्रकार की विषय आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम कहा जाता है। अब आपको इन 6 में से किसको ध्यान रखना है, तो यदि आप 6 में से सभी को ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको बस आपको शुरू का जो 3 है तीनों ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि अधिकतर आपके क्वेश्चंस जो पहले के 3 प्रकार थे उन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6 जो हमारे थे पाठ्यक्रम के प्रकार होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण के चरण के बारे में। अब ये निर्माण का चरण क्या होता है इसको आइए अब समझते हैं। कहने का मतलब है कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है। तो पहला चरण है आवश्यकताओं का निर्धारण करना। आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उसकी योग्यता क्या है। फॉर एग्जांपल दूसरी क्लास के बच्चों को 9वीं क्लास की बुक नहीं दी जा सकती, इसलिए पहले जो होता है बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की उम्र क्या है, एज क्या है, उसकी सीखने की क्षमता क्या है, उसका थिंकिंग लॉजिक पावर क्या है, उस अनुसार बच्चों का निर्धारण करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और दूसरी बात कि समाज की आवश्यकताओं को देखा जाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो अपने समाज में घुल मिल सके, समाजीकरण उनका अच्छे से हो सके, ताकि बच्चे अपने उद्देश्य को तो पूरी करे ही करे और साथ ही साथ समाज का भी उद्देश्य को पूरा करे।
और आखिरी में देखा जाता है देश के इम्पोर्टेंट को, देश की आवश्यकताओं को, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे का आवश्यकता देखना होता है, उसके बाद समाज की आवश्यकता को देखना होता है, उसके बाद हमारा ये जो देश है इसका जो कल्चर है, इसकी जो संस्कृति है, उनको भी देखा जाता है। तब जा कर के पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। यानी कि सबसे पहले बच्चे की आवश्यकता, उसके बाद समाज की आवश्यकता, उसके बाद देश की आवश्यकता को देखी जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की आवश्यकता को देखा जाता है, उसके नीड को देखा जाता है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो समाज की आवश्यकता को देखा जाता है, समाज के साथ वो तालमेल बैठा रहा है कि नहीं उसको देखा जाता है, और फिर जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तो देश की आवश्यकता देखा जाता है। जैसे इन तीनों की आवश्यकताओं को देख करके बच्चों को हमें सिखाना चाहिए और हमें पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है उद्देश्य का निर्धारण करना। उद्देश्यों को निर्धारण करने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि बच्चों को उद्देश्य क्या है, आगे चल के बच्चे क्या करेंगे ताकि देश समाज का विकास हो, कि बच्चा किस प्रकार से क्या चीज़ सीखना चाहता है, उसके अंदर किस प्रकार की रुचि है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हमें सिखाया जाना चाहिए। ओके। तीसरा है आपका अधिगम अनुभव का निर्धारण करना। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी विषय वस्तु का चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, चाहे वो शैक्षिक पक्ष का हो, चाहे वो स्व शैक्षिक पक्ष का हो, चाहे वो पाठशाला के अंदर सिखाया जा रहा हो क्लासरूम में, चाहे वो पाठशाला के प्लेग्राउंड में सिखाया जा रहा हो, वो दोनों के दोनों अधिगम अनुभव क्या होते हैं, बच्चों को सीखने और सिखाने में मदद करते हैं। उसको भी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चे का विकास सही रूप से हो सके। और साथ ही साथ में मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए कि बच्चों को आपने कितना सिखाया है और उसने कितना सीखा है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है 4 चरणों की अवस्था में। तो इसी प्रकार से इन 4 चरणों में हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगर सीरियल वाइज में तो आप इसी सीरियल में लगाएंगे। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम का न्यूनतम स्तर। कई बार पूछ दिया जाता है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर क्या होता है। तो एक समिति थी, देव समिति, जो कि 1990 में आया था, उन्होंने एक दिया था। पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ये हो गया कि देव समिति 1990 में लाया था। तो देखिए अधिगम का न्यूनतम स्तर क्या होता है कि बालक हर विषय में कम से कम इतना सीख जाए जिसे हर बच्चा सीख सकता है। मतलब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका दैनिक जीवन में सुचारू स्वरूप जो होता है उसको चलाने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके। तो शाब्दिक शब्द में आप बोल सकते हो कि जब बच्चा अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उतना ही सीख रहा होता है जिससे उनका दैनिक जीवन चल सके, उसको आप कह सकते हैं कि बालक को हर विषय में कम से कम इतना सीख ले जितना हर बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कक्षा में 80% बच्चे, क्या बोल रखा है, एक कक्षा में 80% बच्चे कम से कम 80% अधिगम कर ले। यानी कि जो आपके क्लास में 100 बच्चे हैं तो कम से कम 80 बच्चे तो ऐसे हो कि जो कि आपका जो पूरा पाठ्यक्रम जैसा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल है कि 10 बुक है तो 10 बुक का 80% हर बच्चे 80% ज़रूर कर ले। ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि 80% बच्चे कम से कम 80% अधिगम जरूर प्राप्त कर ले। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, 80% बच्चे कम से कम 80% अधिगम कर ले। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बालक उतना ज़रूर सीख जाए जितना उसकी उम्र की दूसरे बच्चे सीख रहे हो। मतलब उसके एज की जो बाकी बच्चे हैं वो जितना सीख रहे हैं उतना तो बाकी सारे बच्चे सीख सकते हैं और उतना सीखना भी चाहिए। ये कहा था अधिगम के न्यूनतम स्तर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार। तो अधिगम के न्यूनतम स्तर से क्वेश्चन पूछा गया है बार बार और आगे भी पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अधिगम का न्यूनतम स्तर क्या होता है, इन तीनों पॉइंट से आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। ओके। तो ये था आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर, अधिगम या बोल सकते हो या पाठ्यक्रम बोल सकते हो या पाठ्यक्रम के प्रकार बोल सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे
थर्ड टॉपिक जो है आपका, या सेकंड टॉपिक भी आप बोल सकते हो, व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इन तीनों चैप्टर को मिला करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट 40 से 50 क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ जब तक कि मैं आपको जब तक तीनों के तीनों टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं क्वेश्चन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं से कम एक क्वेश्चन ज़रूर देता हूँ, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दिया था। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाचार्य केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो ये क्वेश्चंस आपको बनाना है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने वो क्वेश्चन दिया था, और ये सेकेंड वीडियो में ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक टॉपिक बताऊंगा, और उसके बाद मैं इम्पोर्टेंस टॉपिक आपको दूंगा, और आपको वहीं पे ये सभी का आंसर देखने को मिल जाएगा। बाद बाकी आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं पिंच कर दूंगा और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड टॉपिक, पाठ्यक्रम के प्रकार। कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके मैसेज को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।